हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, काफी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 9 की हिस्ट्री चैप्टर 2 को, दैट इज द रशियन रिवॉल्यूशन। उसमें हम लोग पहले क्लास में काफी कुछ चीजें डिस्कस किए थे, जैसे कि कैसे रॉबर्ट ओवेन ने सलाह दिया कि वर्कर्स को जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहिए टू चेंज देयर लिविंग स्टैंडर्ड, क्योंकि उस तरीके से उनको प्रॉफिट मिलने लगेगा इफ दे फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। बट प्रॉब्लम ये था उनके साथ कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। फॉर दैट, इसका सॉल्यूशन लेने के लिए जो अगला एक्सटेंशन दिया गया लुइस ब्लैंक के द्वारा, जिन्होंने ये कहा कि जो गवर्नमेंट है हमारा, उनको सपोर्ट करना चाहिए कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव सिस्टम बना के दे वर्कर्स को। वर्कर जो है अपना जो भी करना है अपना करे, अर्न करे। फिर अगला जो थर्ड थे, इनके आइडिया को फर्दर एक्सटेंड किया। अगर उसको मैं इनडायरेक्ट वे से कहूं तो जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल है, वो ये कहना चाहते थे कि रेदर देन आस्किंग फॉर द गवर्नमेंट कि हमारे लिए आप कुछ करो, इट्स बेटर टू फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट, कि अपना ही खुद का गवर्नमेंट बनाओ ना। तो उन्होंने डायरेक्टली क्या बोला था कि इन लोगों को क्या होना चाहिए, सोशलिस्टिक सोसाइटी बनाना चाहिए। वो सोशलिस्टिक सोसाइटी बनाने का ऑब्वियस बात है कि फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज अपना फॉर्म करो, जो है इलेक्शन वगैरह जीतो। तो इसी चीज को ध्यान में रख के लोग पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह फॉर्म भी करने लगे थे, और इसको सपोर्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया गया था जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। उसमें फंड वगैरह की व्यवस्था किया। इनका काम था कि जो हर जगह जो है पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करना जो रिलेटेड टू दी वर्कर्स, और ये हुआ भी। इंग्लैंड में देख लो, और फ्रांस में देख लो, जर्मनी में, इन सब जगह पे पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म हुई, और कई जगह इन लोगों ने जो है क्या सीट्स भी जीते, है ना, पॉलिटिकल सीट्स भी जीते, जहां पे ये क्या कर सकते थे, लॉ वगैरह अपने वेलफेयर के लिए बना सकते थे। बट कहीं पर भी फुल फ्लेज गवर्नमेंट नहीं बना था अब तक। अब पहली बार जो गवर्नमेंट बनता है वो बनता है रसिया में। दैट इज द रीजन इस चैप्टर में जो सोशलिस्टिक आइडिया क्या था, इट टर्न, जो थिंकिंग था, जो सेंटर था, फोकस, वो इंडिविजुअल से हटके सोसाइटी पे आ गया था। तो पहली बार इस पॉलिटिकल आइडिया पे अगर कहीं गवर्नमेंट बना था तो वो था रसिया में। तो उस इवेंट को बोला जाता है रसियन रिवॉल्यूशन। अब जब हम लोग इसकी बात करते हैं रशियन रिवॉल्यूशन को, तो बेसिकली हम लोग दो रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। वन इज फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, जो 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था। दूसरा था अक्टूबर रिवॉल्यूशन, जो ये भी 1917 में हुआ। इन दोनों को कंबाइन करने पे क्या होता है, आपको रशियन रिवॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो जब हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन बात करते हैं, तो जब दोनों को कंबाइन करते हैं तब होता है वो रशियन रिवॉल्यूशन। क्योंकि रशियन रिवॉल्यूशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोशलिस्टिक रिवॉल्यूशन को, है ना। और एट दैट टाइम सोशलिस्टिक कौन सा सोसाइटी को ज्यादा कंसीडर किया जाता था, वर्कर्स वालों को। बट खास बात ये था, जैसे फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में हुआ क्या, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में पहले राजा हुआ करते थे, पहले किंग हुआ करते थे। अब किंग से चेंज होकर जो है, जो भी डेमोक्रेसी या नया न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुआ। फिर जब अक्टूबर में कुछ हुआ होगा तो एक और न्यू गवर्नमेंट कुछ बना होगा, उन्हीं आइडिया। क्योंकि व्हेन इट कम्स टू द रिवॉल्यूशन, इस टर्म को आप समझो, जब हम लोग रिवॉल्यूशन शब्द को यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन बदलाव को रिप्रेजेंट कर, और यहां पे किस बात के लिए था, गवर्नमेंट को लेकर। तो क्या देखेगा, एक वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, न्यू गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगा जब भी आप रिवॉल्यूशन पढ़ोगे, वो भी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में। तो ये फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में राजा को रिप्लेस करते हैं, मींस इट रिप्रेजेंट एंड ऑफ मोनार्की। और खास बात देखो, रसिया एक ऐसा कंट्री था यूरोप का जो सबसे लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड था, उसके बावजूद भी, लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड के बावजूद भी कोई फर्स्ट गवर्नमेंट अगर फॉर्म हुआ, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ सोशलिज्म, वो रसिया में हुआ, है ना। तो ये जरूरी है हमें रसिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझना, उसके सोशल स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। उसी चीज के बारे में आगे बात करते हैं कि किस तरीके का पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर था। तो अगर देखा जाए
रसिया का, रसिया थोड़ा मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। विजुअलाइजेशन जरूरी है किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हो। विजुअलाइजेशन अगर नहीं रहेगा तो आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा और आप बस फाइनली उसको क्या करोगे, रटने का काम करोगे। ये अटलांटिक ओशियन है, ये पैसिफिक है, ठीक है, और ये आर्कटिक। तो जब हम लोग बात करते हैं रसिया का, है ना, रसिया प्रेजेंट टाइम में आपको पता है, लेकिन अगर हम लोग तब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कस करें तो रसिया का एम्पायर ये पूरा कितना है, जो रेड कलर से, ये भी आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और इधर भी जो यहां पे था ना उस टाइम पर, आज के टाइम में उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अलास्का। ये भी रसिया का पार्ट था उस टाइम पर। तो रसिया को आप अंदाजा लगाओ, रसिया जो है, रसिया तो था एक, जो अभी का प्रेजेंट का रसिया वो तो है ही, प्लस फिनलैंड है ना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड यहीं पे, फिनलैंड हो गया, लैटविया यहीं पे, लैटविया, एस्टोनिया, लिथुनिया, यूक्रेन जो अभी पंगे चल रहे हैं, यूक्रेन के बाद बेलारूस एक्सेट्रा। और इधर की बात कर ले तो यहां पे आपका आ जाएगा जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान और सेंट्रल एशिया, ये कजाकिस्तान वगैरह, ठीक है। तो इतने बड़े एरिया को, दैट इज द रीजन हमें क्या कहना रहता है, रसिया की जगह रसिया एम्पायर हमेशा एक बड़े एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, नॉट ए स्मॉल, छोटे एरिया को किंगडम। तो ये रूल किसके द्वारा किया जाता था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एट दैट टाइम, स्पेशली 1914। देखो हर चीज को याद करने का तरीका होता है, आपको कुछ ना कुछ ऐसा पता रहेगा जो उससे कनेक्ट कर। 1914 वो टाइम था जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। तो 1914 के टाइम पे जो है, उस टाइम पे रूल्ड बाई जो इनके रूलर थे उनका नाम था जार, टी साइलेंट है, जार निकोलस टू के द्वारा रूल किया जा रहा था, ठीक है। अब इन्हीं को हटाया जाएगा, वो हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग एक बेसिक सोशल स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। रसिया को अगर हम लोग इसके पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां पर पॉपुलेशन जो है रसिया में पीपल जो है मेजॉरिटी में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, इसके अलावा बाकी माइनॉरिटी में, मतलब मेजर जो कम्युनिटी वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, इसके अलावा कैथोलिक है, इसके अलावा प्रोटेस्टेंट है, बुद्धिस्ट, मुस्लिम और एक्सेट्रा, ठीक है, और भी छोटे मोटे होंगे। तो अब कहने का मतलब, जैसे मुस्लिम इस वाले एरिया में जितने भी मुस्लिम है, इस वाले एरिया के बुद्धिस्ट है, और ये वाले एरिया वाले नहीं, बाकी सब तो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। अच्छा, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस आप समझ लो, बेसिक डिफरेंस, जैसे जो ये क्रिश्चियनिटी है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, ये ग्रीक में इनका सेंटर है, और ये पोप को नहीं मानते हैं,
जनरली जो कैथोलिक होते हैं इनका सेंटर रोम में है और यहाँ के हेड होते हैं पोप, तो ये इनको मानते हैं। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन वाले इनको नहीं मानते। और प्रोटेस्टेंट जो है पूरी तरीके से मॉडर्न आप कह लो, रिफॉर्म इनके हेड जो है मार्टिन लूथर किंग थे। स्पेशली जब मॉडर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तो उस टाइम पर लूथर किंग ने जो है उन्होंने कई सारे क्वेश्चंस रेज किए अगेंस्ट द क्रिश्चियनिटी, जिसके कारण क्रिश्चियनिटी ब्रेक होता है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में। इसके पहले क्रिश्चियनिटी ब्रेक होता है ये वाला, इसके पहले वाला जो क्रिश्चियनिटी था ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन और जो रिमेनिंग बच गया था। तो इसका सेंटर ग्रीक यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल, आपने सुना होगा अगर कहीं पे, कॉन्स्टेंटिनोपल इसके सेंटर हुआ करता था इस्तांबुल में। खैर, तो ये था रशियन स्ट्रक्चर, रसिया का सोशल स्ट्रक्चर हो गया और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। यहां पर हम लोगों ने देखा कि लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री था। तो ऐसा क्या हुआ, कौन कौन से इवेंट्स हुए जिसके कारण जो है इस कंट्री में रिवॉल्यूशन हुआ, उन इवेंट्स को हमें समझना है। तो रसिया का इकोनॉमी एंड सोसाइटी, रशिया का इकोनॉमी एंड सोसाइटी थोड़ा सा ब्रॉड वे से डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली उस टाइम पर स्पेशली 19th सेंचुरी के शुरुआत में, यानी कि अर्ली 20th सेंचुरी, इसका मतलब ये कौन सा ईयर, 1900 कुछ भी, 1 2 3 4, तो 1900 समथिंग ईयर का अगर सिचुएशन देखा जाए तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। आप ऐसे कह सकते हो कि लगभग 85% पीपल, इनकी अर्निंग का सोर्स था, अर्निंग जो कहां से आ रहा था, एग्रीकल्चर से, लगभग 85%। और इसी को अगर हम लोग फ्रांस और जर्मनी के कंटेक्स्ट में देखें तो, जैसे फ्रांस की बात करें तो वहां पे तो लगभग फ्रांस में लगभग 40% था एग्रीकल्चर, यानी पीजेंट, किसान 40%। वहीं जर्मनी में लगभग 50%। तो नो डाउट रसिया जो है यूरोप में सबसे मतलब हाईयर एग्रीकल्चर पॉपुलेशन था, और इनका जो भी प्रोड्यूस होता था, अगर प्रोडक्शन देखा जाए एग्रीकल्चर में, तो ज्यादातर खुद के नीड के लिए, ओन नीड, अपनी खुद की जो जरूरतें उसके लिए प्रोड्यूस करते थे, कंट्री के मार्केट के लिए, और साथ में एक्सपोर्ट भी करते थे ये। तो इतना ह्यूज एग्रीकल्चर इन्वॉल्वमेंट के कारण अगर उस टाइम पर देखा जाए तो रसिया एक जो है ग्रेन एक्सपोर्टर कंट्री था, ग्रेन एक्सपोर्टर, यानी ग्रेन्स वगैरह को एक्सपोर्ट करने का काम करता था। तो ये तो एक जनरल एस्पेक्ट है कि वहां का पॉपुलेशन सिनेरियो क्या था। 85% जो है क्या थे, पीपल, पीजेंट्स थे। बट अगर हम लोग थोड़ा सा सिटी और विलेज के कंटेक्स्ट में थोड़ा देखें तो कि विलेज में क्या सिनेरियो चल रहा था, क्योंकि हमें क्या पहुंचना है, रिवॉल्यूशन, सिटीज में क्या चल रहा था। तो एक बात तो समझ में आ गया, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है पीजेंट्स थे, तो बहुत ही कम पॉपुलेशन जो है वर्कर्स रहे होंगे। और ऐसा बात भी था, यहां पर 2 ही इंडस्ट्रियलाइज कोई सिटी थे, इंडस्ट्रियलाइज सिर्फ 2 ही सिटी थी, जैसे नंबर 1 सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरा था इनका मॉस्को। 2 ही इंडस्ट्रियलाइज सिटी थी। इसका रीजन भी था, एक तो वहां पे जो भी एक डिमांड होता है उस लेवल का था नहीं, दैट इज द रीजन। जो फैक्ट्री का प्रोडक्शन था भी वो छोटे मोटे होम बेस्ड प्रोडक्शन था, लोग हाथ से ही क्राफ्टमैन हुआ करते थे, हैंडमेड प्रोडक्ट ही बनाते थे, चल जाता था, हैंडमेड प्रोडक्ट कुछ भी हो सारा काम चल जाता था। लेकिन हुआ क्या कि 1890s में इनका इंडस्ट्री बहुत तेजी से एक्सपेंड किया।
इंडस्ट्री क्या किया, एक्सपैंड किया। अभी हम लोग ठीक है सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, विलेज में बाद में डिस्कस करेंगे। तो इनका इंडस्ट्री बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया, उसका रीजन था रेलवे का कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन। रेलवे का कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन क्या किया, डिमांड बढ़ा दिया। जैसे कि किन चीजों का, जैसे मान लो कोल चाहिए तो कोल के लिए माइन वगैरह, माइन के लिए फिर वर्कर चाहिए तो कोल की फैक्ट्री हो गया। मेटल जैसे कि आयरन हो गया, इसकी जरूरत है, स्टील हो गया, ऐसे कई सारी चीजें। अब डिमांड का आप अंदाजा लगा सकते हो, डिमांड लगभग 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ गया। तो जो क्राफ्टमैन थे, हाथ से जो बना रहे थे, उसका तो अब काम नहीं चलेगा ना, हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए। इसीलिए जो है फैक्ट्री वगैरह सेटअप हुआ और वर्कर्स की संख्या क्या होने लगा, बढ़ने लगा, वर्कर्स इंक्रीज। ठीक है, वर्कर्स की संख्या बढ़, क्योंकि डिमांड बढ़ गया था, ये सिनेरियो चल रहा था। ठीक है, अब इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ज्यादातर इंडस्ट्रीज कैसे थे, इंडस्ट्रीज ज्यादातर प्राइवेट ओन थे, प्राइवेट ओन्ड। तो प्राइवेट ओन थे, गवर्नमेंट का तो था नहीं। फिर भी गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट ये इंश्योर करती थी, इंस्पेक्टर वगैरह भेज के इंश्योर करती थी कि एटलीस्ट लोगों को मिनिमम वेज इंश्योर होना चाहिए। मीन्स लोगों का एक सर्टेन लेवल से नीचे आप सैलरी नहीं दे सकते हो, लिमिटेड आवर होना चाहिए। लेकिन जो इंस्पेक्टर जाता था, ऑब्वियस है वहां पे करप्शन वगैरह करके भगा देते थे। तो जैसे क्राफ्टमैन वगैरह के यहाँ अगर कोई काम करता था तो उसको लगभग 15 आवर्स की ड्यूटी होती थी। वहीं अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है तो फैक्ट्री में लगभग 10 to 12 आवर की ड्यूटी। ये सारी चीजें चल रही थी। वर्कर्स की बात करें तो भाई वर्कर्स का भी अपना एक सोशल डिवीजन हो रखा था, और ये नॉर्मल है, ऐसा कुछ नया नहीं है, हमारे यहाँ भी होता है। वर्कर्स का भी एक सोशल डिवीजन हो रखा था। कैसे, जैसे कि कुछ वर्कर्स ऐसे थे, क्योंकि पॉपुलेशन ही 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर थी, कुछ वर्कर्स ऐसे थे जिनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग लिंक कह लो या कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग लिंक विद विलेज। तो अभी भी है ना, जैसे मान लो सोशल डिवीजन का मतलब अगर हम लोग दिल्ली को कंसीडर करें तो दिल्ली में रेगुलरली लोग जो है यूपी और बिहार और अदर पार्ट ऑफ इंडिया से जा रहे हैं। जो नए नए जाके सेटल होते हैं तो उनको जो है विलेज वाला मानते हैं लोग, और कुछ लोग ऑलरेडी सेटल्ड है, जो पहले से ही सेटल्ड है, वो अपने आप को कुछ और समझते हैं, ऑलरेडी सेटल्ड वर्कर्स। तो वो अपने आप को, मतलब मान लो उनको 2 जनरेशन पहले उनकी फैमिली आ गई तो वो अपने आप को थोड़ा अलग ही समझते हैं। इतना ही नहीं, जैसे मेटल वर्कर कोई है, मेटल वर्कर ये अपने आप को सुपीरियर समझता है। सुपीरियर रीजन इस, क्योंकि मेटल वर्कर जो होते हैं फैक्ट्री में, उनको काम सीखने में एक तो ह्यूज ट्रेनिंग चाहिए और स्किल चाहिए, तो ये अपने आप को सुपीरियर समझते थे। बट इन सब में एक खास बात ये था कि जब भी कोई भी वर्कर्स अगर कोई प्रॉब्लम झेलता था तो वो सपोर्ट करते थे। दिस सपोर्ट, इतना सारा प्रॉब्लम के सपोर्ट कॉज ऑफ वर्कर्स, हर कोई वर्कर्स के कॉज को सपोर्ट करता है। इवन इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि सारे वर्कर्स का वेलफेयर थे, इन लोगों ने एसोसिएशन भी बनाया था, लेकिन बहुत ही कम थे, बहुत ज्यादा नहीं थे, कुछ एसोसिएशन फॉर्म किए थे। एसोसिएशन मतलब संघ, ग्रुप फॉर्म किए थे, जिसके मेंबर कौन थे, वर्कर्स। तो इनका काम क्या था, अगर मान लो कोई एम्प्लॉयर, जैसे इफ एनी एम्प्लॉयर नॉट फुलफिलिंग बेसिक डिमांड ऑफ वर्क, जैसे एग्जांपल के मान लो लिमिटेड आवर जो है कुछ दिया हुआ 10 से 12 घंटा, तुम जो है 15 घंटे काम करवा रहे हो, सैलरी के नाम पे कुछ नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए ये क्या करते थे, स्ट्राइक करते थे।
स्ट्राइक करते थे 1902 तक। तो 19 शुरुआत में तो जो है ये सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक ही से था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोई जो है स्ट्राइक है, क्योंकि ये छोटा कम सैलरी वाला जोन था, तो ये फ्रिक्वेंटली स्ट्राइक देखने को मिलता था। लेकिन आगे चल के जो है मेटल फैक्ट्री में भी क्या होने लगा, मेटल वर्कर भी क्या करने लगे, स्ट्राइक करने लगे। तो कहने का मतलब ये कि 1902 के बाद का जो सिनेरियो है, 1902 के बाद का जो सिनेरियो है, यहाँ पे कहाँ पे, सिटी एरिया में स्ट्राइक हो रहा, और मेजर इंडस्ट्रियल सिटी दो ही हैं, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। अच्छा, वुमेन की भी अगर बात कर ले तो 1914 तक एक सर्वे में पाया गया, 1914 तक वुमेन जो थी वो लगभग 31% ऑफ लेबर फोर्स, यानी कि वुमेन का पार्टिसिपेशन भी अच्छा खासा था। आज हमारे जो वुमेन का पार्टिसिपेशन वो भी इससे तो ऊपर चला गया है। लास्ट डेटा जो मैंने पढ़ा था वो था लगभग 37%, ठीक है। और पिछले 8 से 10 साल के अंदर ये ड्रास्टिक शिफ्ट हुआ है हमारे इंडिया के लिए, ये ग्रेट है। खैर, वुमेन जो 31% लेबर फोर्स था, लेकिन इनका जो वेज था वो कम था, जो मेल का या तो आधा या थोड़ा उनसे ज्यादा, मेंस हाफ, उनका 50% कर लो या थोड़ा सा और ज्यादा कर लो, तो इतना ही इनको वेज मिलता था। तो वुमेन भी प्रॉब्लम झेल रही थी, तो व्हेनेवर एनी काइंड ऑफ स्ट्राइक हैपेंड, ये भी चली जाती थी सपोर्ट करने के लिए। तो सम हाउ वी गेट आइडिया कि सिटी एरिया में चल क्या रहा था 1902 ऑनवर्ड्स, है ना। एक मैसिव लेवल का स्ट्राइक देखने को मिलता है 1905 में। खैर, तो ये तो था सिटी एरिया का सिचुएशन। विलेज एरिया का क्या कहानी था, जहां पे 85% जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रहा है, उसको समझते हैं। विलेज एरिया की स्टोरी कुछ ऐसा था कि जो पीजेंट्स हुआ करते थे, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, नोट आउट करना है तो कर लो, बस इधर साइड वाला मिटा दो। तो जो पीजेंट्स थे, ठीक है, पीजेंट्स के लिए क्या चाहिए भाई, लैंड चाहिए काम करने के लिए। समस्या ये था कि रसिया में जो लैंड था, मेजॉरिटी ऑफ लैंड्स, मेजॉरिटी ऑफ लैंड ओन्ड बाई, इसके मालिक कौन थे, या तो नोबेल, या फिर क्राउन मतलब राजा का डायरेक्ट, और या फिर चर्च। तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के पास लैंड नहीं था, ठीक। पॉपुलेशन अगर देखा जाए, पीपल हाईली डिवाइडेड थे, पीपल जो है डिवाइडेड थे, सोशल डिवीजन अच्छा खासा था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, है ना, रिलीजन और अदर, काफी लोग रिलीजियस भी थे। लेकिन एक बात इन सब में कॉमन था, दे ऑल हेट इसको, नोबेल को। ये नोबेल को बहुत नफरत करते थे। इवन जैसे एग्जांपल के लिए ये क्या करते थे, नोबेल को अटैक भी करने लगे थे। जैसे नोबेल को क्या चाहिए, नोबेल के ही जमीन पे ये लोग काम करते थे, तो उनको बदले में रेंट चाहिए। दे रिफ्यूज टू पे रेंट, और इवन एक समय ऐसा भी आया कि इनका मर्डर भी होने लगा। दे मर्डर्ड जो नोबेल थे, इनको ये जो पीजेंट्स थे ये लोग मारने भी लगे थे। 1902 तक तो छोटे मोटे कहीं कहीं पे हो जाता था, स्मॉल ए रीजन में, लेकिन मतलब नॉट फ्रीक्वेंटली, मतलब रेगुलरली नहीं हो रहा था। बट 1905 आते आते पूरे ऑल ओवर द रसिया ये चीजें होने लगा। ऑल ओवर द रसिया क्या होने लगे, लोग जो है नोबेल के अगेंस्ट जाने लगे और उनको जो है मारने का काम करने लगे। तो ये भी मतलब गांव के एरिया में भी क्या चल रहा था, रिवोल्ट चल रहा था। सिटी एरिया में भी रिवोल्ट चल रहा था। एक और बेसिक मेथड समझ लेते हैं कि ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते कहते थे। इनका जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी था, ये अपना एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करते थे ये समझ लेते हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ये क्या करते थे,
ये अपना एक ग्रुप फॉर्म करते थे जिसको बोलते हैं कम्यून, या उनके शब्दों में बोल दो मीर। एक ग्रुप बनाए, इस ग्रुप का काम रहेगा वहां का जो भी लैंड एरिया है, ठीक है, ये लैंड एरिया, इस पूरे लैंड एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर फैमिली नीड, फैमिली या इंडिविजुअल नीड, जिसको जैसे मान लो, जिसको जैसे चाहिए, जिसको थोड़ा सा जमीन चाहिए, जिसको ज्यादा चाहिए, उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। अब ये लोग करते क्या थे, जो फैमिली मिला ये इस पे एग्रीकल्चर करेंगे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करेंगे, जो भी प्रोड्यूस होगा ये यहां पे लेके आएंगे, फिर आपस में सब एक दूसरे को क्या करेंगे, सारा चीज शेयर कर लेंगे। तो ये इनका उस टाइम का मेथड था, एग्रीकल्चरल मेथड, ठीक है। तो हमें पता चल गया ओवरऑल द कंटेक्स्ट ये है कि यहां पर भी, यानी सिटी एरिया में भी स्ट्राइक वगैरह चल रहा था, और विलेज एरिया में भी क्या चल रहा था, स्ट्राइक, ठीक है। तो सिटी एरिया में जो चल रहा था, सिटी में वो अगेंस्ट फैक्ट्री, फैक्ट्री का जो भी वर्किंग कंडीशन है, ऑल दिस थिंग। विलेज एरिया में किस तरीके का स्ट्राइक चल रहा था, अगेंस्ट नोबेल, नोबेल, ठीक है। और यही लीड करेगा फर्दर रिवॉल्यूशन को। इसको मिटाते हैं, आगे डिस्कस। तो हम लोगों ने सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट देख लिया, अब हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट। सो बेसिकली सोशलिज्म इन रसिया, सोशलिज्म रसिया में कैसे आया। अब तक हमें यह पता है पिछले डिस्कशन से कि कैसे जो है कार्ल मार्क्स के आइडिया के कार्ड जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, और साथ में जो है अदर कंट्रीज में भी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करने का सपोर्ट करने लगे, अदर कंट्रीज वाले भी। तो कई जगह बने भी, हम लोगों ने देखा फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म किया। रसिया में क्या कहानी था, तो पहले समझो, बिफोर 1914, 1914 से पहले पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी तरीके का पॉलिटिकल पार्टी बनाना क्या था, पॉलिटिकल पार्टी एक तरीके से बैन था, या आप कह सकते हो इलीगल था। आप किसी भी तरीके का पॉलिटिकल पार्टी नहीं फॉर्म कर सकते हो। बट इसके बावजूद भी 1898 में कार्ल मार्क्स के आइडिया से इंस्पायर होके वर्कर्स ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। अगर नाम में कोई चेंजिंग होगा प्लीज आप बुक में एक बार चेक कर लेना, इसका नाम कंफर्म कर लेना। वैसे भी सब कुछ चेक किया करो भाई, बुक में हर एक चीज जो है क्रॉस चेक किया करो कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, बुक लेके ही बैठा करो। 1898 में कार्ल मार्क्स के आइडिया से इंस्पायर होके वर्कर्स लोगों ने क्या बनाया, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया। अब ये बात तो क्लियर है ना कि ये लीगल था कि इलीगल था, पूरी तरीके से इलीगल था, ये दिमाग में रखना। ये लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाए, इसके साथ साथ इस पॉलिटिकल पार्टी के अंतर्गत न्यूज़पेपर वगैरह छपते थे, न्यूज़पेपर, ताकि जो भी इनका सोशलिस्टिक आइडियाज है उनको स्प्रेड कर सके। साथ में वर्कर्स को मोबिलाइज करना। अगर आपने देखा होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया, कई सारे स्ट्राइक्स वगैरह हो रहे थे, तो स्ट्राइक्स को सपोर्ट करना। तो ऐसे कई सारे एक्टिविटी में ये इंडल्ज थे, लेकिन ये याद रखना कि ये बैन था, इलीगल था, तो छुप के ही करते थे, मैनेज करके अपना काम चलाते थे। खैर, ये चल रहा था वर्कर्स वाले लेवल में। अब पीजेंट में अलग कहानी था। पीजेंट का क्या सोचना था, पीजेंट का कहना ये था कि द वे वी फॉलो द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, इनका जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी का फॉलो, मतलब जिस तरीके से ये प्रैक्टिस करते थे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, कहने का मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में इनका क्या था, लैंड का डिवीजन, बेसिकली क्या था, लैंड डिवीजन। तो पीजेंट्स का मानना ये था कि हम लोग जो है
हमारा जो लैंड डिवीजन का मेथड है ये बाय डिफॉल्ट नेचुरल सोशलिस्ट है। कि कहने का मतलब ये है कि तुम तो चलो मान लो वर्कर्स हो, तुमने जो सोशलिस्ट आइडियाज है वो तो मान लो कार्ल मार्क्स ने जो बताया वो वर्कर के लिए, लेकिन हम लोग तो बाय डिफॉल्ट नेचुरली हम लोग सोशल है। तो इनका ये भी कहना था कि अगर हम लोग रिवॉल्यूशन करें, ये सोच रहे थे पीजेंट सोच रहे थे, अगर हम लोग रिवॉल्यूशन करें तो सीरियसली हम लोग बहुत कम समय में, मींस क्विकली वी कैन कन्वर्ट रसिया इनटू सोशलिज्म। सोशलिज्म में हम लोग जल्दी रसिया को बदल देंगे, यानी सोशलिज्म को लेके आने का काम हम लोग ज्यादा जल्दी कर, इसलिए इन लोगों ने भी पार्टी बनाई 1900 में। 1900 में इन लोगों ने पार्टी बनाई सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। अगेन ये पॉलिटिकल पार्टी किसको रिप्रेजेंट करेगा? पीजेंट्स को। पीजेंट्स का डिमांड क्या है? जैसे उनके जो भी राइट्स है उसके बारे में ये बात करेंगे, उनके जो डिमांड है उनके बारे में बात करेंगे। इनका डिमांड था क्या? ये इनका मेन चाह यही था कि जो लैंड है डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट एमंग पीजेंट्स। किनसे लेकर? नोबल से छीनकर, फ्रॉम नोबल। नोबल से छीन के आप हमें क्या करो, तो लैंड दे दो, हमारा काम खत्म। तो इनका डिमांड यही था। तो ये पॉलिटिकल पार्टी, तो मतलब विलेज एरिया में ये चल रहा था, सिटी एरिया में चल रहा था। अब जो ये सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी था, इसी के एक बड़े ही फेमस लीडर है लेनिन। लेनिन का क्या कहना था? लेनिन का मानना यह था कि जो पीजेंट्स हैं ये कभी भी जेन्युइन सोशल ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकते, मींस दे कैन नॉट फॉर्म यूनाइट सोशल ग्रुप। उसका रीजन समझो, क्यों कह रहे हैं? इनका यह कहना था कि तुम्हारे ग्रुप में जो पीजेंट्स हैं, तो कुछ तो पीजेंट्स मान लो, इसमें कर लेते, कुछ पीजेंट्स जो हैं आपके बड़े पुअर हैं, है ना, कुछ रिच हैं, कुछ वर्कर्स हैं यानी कि लैंडलेस वर्कर्स हैं, और कुछ जो इनको जॉब दे रहे हैं यानी कैपिटलिस्ट। तो एक तरीके से तुम्हारे ही ग्रुप में सोशल डिवीजन है, और तुम्हारे ग्रुप में सोशल डिवीजन होने के कारण तुम लोग रिवॉल्यूशन कभी ला ही नहीं पाओगे, है ना। आप सोच के देखो, मान लो एक बार के लिए मूवमेंट हो जाए तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का डिमांड करने के लिए फिर कैपिटलिस्ट के पास नहीं चले जाएंगे, इनके पास भी तो बहुत बड़े लैंड होंगे, अमीर लोगों के पास भी हो, फिर इनका भी छीन लेंगे। दैट इज द रीजन, कहीं ना कहीं कॉमन इंटरेस्ट इनका कोलैप्स करने लगेगा। तो इसी थॉट के बेसिस पे, इनका जो लेनिन का थॉट था, इसी के कारण जो है इस पार्टी यानी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी में भी डिवीजन हो गया। तो दो तरीके की पार्टी बन गई उसी में। एक बना जो लेनिन के लीडर के अंदर था, बोला गया बोल्शेविक। बोल्शेविक कहने का मतलब ये एक रशियन टर्म है जिसका मीनिंग होता है मेजॉरिटी। ऑब्वियस है, ये पार्टी का नाम तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस नहीं रखेंगे ना, ये तो अपने लैंग्वेज में ही रखेंगे। तो एक थे बोल्शेविक, दूसरे थे मेंशेविक। अब इनके लीडर का नाम था, बोल्शेविक के लीडर का नाम था व्लादिमीर लेनिन, और मेंशेविक का नाम था जूलियस मोस्टोव। अगेन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है ये समझो। इनका मानना ये था, बोल्शेविक वालों का मानना ये था कि जो मेंबर होने चाहिए ना, जो भी हमारे पार्टी के मेंबर होने चाहिए वो क्वालिटी मेंबर होने चाहिए, हर कोई मुंह उठा के नहीं आ जाएगा, ठीक है।
क्वालिटी होना चाहिए उनमें। अगर जैसे वर्कर्स का अगर हमारा पार्टी है तो सिर्फ वर्कर्स ही मेंबर होंगे और कोई नहीं होगा, पहला चीज। और उनके अंदर एक अच्छा खासा डिसिप्लिन होना चाहिए। और मेन सेविक वालों का कहना क्या था, भाई जिसको मन करे वो हमारे पार्टी का मेंबर बन सकता है, ओपन टू ऑल, ठीक है। और मेन सेविक का मीनिंग होता है माइनॉरिटी। तो इसके बेसिस पे इनका जो आइडिया था, ऐसा ही जर्मनी में पार्टी बना था, इनका डिफरेंट था, ठीक है। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हमने देख लिया, सोशल एस्पेक्ट हमने देख लिया। पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं कौन से टाइम में, 1898 में, 1900 में। पीजेंट्स भी अपना पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म किए हुए हैं, वर्कर्स ने भी अपना पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म किए हैं। सारा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे वहां पे रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है, ठीक है। इसको बेटा इतना सारा कुछ डिस्कस करने के बाद एक बात तो कंक्लूजन में ये आ गया कि 20th सेंचुरी की शुरुआत में भी, 20th सेंचुरी में भी, अर्ली 20th सेंचुरी में रसिया में कोई पार्लियामेंट नहीं था, नो पार्लियामेंट। और वहीं अगर हम लोग जो है अदर पार्ट ऑफ यूरोप की बात करें, सो देयर यू कैन फाइंड पार्लियामेंट। अदर पार्ट ऑफ यूरोप में तो पार्लियामेंट था ही, और लोग भी इस चीज को लेकर अवेयर थे। बेसिकली हम लोग जो है 1905 के रिवॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर रसिया का हम लोग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कहें तो रसिया एक तरीके से ऑटोक्रेट कंट्री था, ऑटोक्रेट या ऑटोक्रेसी कह लो, जहां पे वन पर्सन हैज एब्सोल्यूट पावर, यानी कि एक ही पर्सन है जिसके पास सारा का सारा पावर क्या है, वेस्टेड है। अब बात यह था कि यहां के जो लिबरल्स थे, यहां के जो लिबरल्स अगेन आप समझ सकते हो, ठीक है। हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। लिबरल्स वो जो पार्लियामेंट्री डिमांड करते थे, है ना, चाहते थे कि किसी के पास एब्सोल्यूट इस तरीके से अनरिस्ट्रिक्टेड पावर नहीं होना चाहिए, इवन अगर राजा भी है तो इनको भी लिमिट करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि दोनों ही वर्कर्स के पार्टी को और पीजेंट्स के पार्टी को, इन दोनों ही पार्टी को इन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया, ठीक है। इन दोनों ही पार्टी को सपोर्ट किया। जैसे कि रसिया में कुछ नेशनलिस्ट थे, उन्होंने इनको सपोर्ट किया। मुस्लिम में जद्दिस्ट थे। जद्दिस्ट बेसिकली वो लोग थे जो मॉडर्न इस्लाम को फॉलो करते थे, मॉडर्न इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव थे, पैसे वाले लोग थे, डेवलप लोग थे। इन लोगों ने भी क्या किया, वर्कर्स और पीजेंट दोनों ही पार्टी को ये लोग सपोर्ट करते थे कि भाई कुछ तो करो, यहां पे भी तो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ ऐसा लेके आओ, तो ये सारी चीजें चल रहा था। तो हुआ क्या, 1904 एक ऐसा ईयर था रसिया में जहां पे जो एसेंशियल आइटम्स थे, रसिया में एसेंशियल आइटम्स उनका प्राइस जो है बढ़ गया था, और जो वेज थे लोगों की सैलरी वगैरह वो क्या हो गया था, लगभग 20% घट गया था। अब इसके पीछे रीजन में अगर जाओगे तो आपको पता चलेगा, रसिया और जापान का वॉर हो रहा था, रसिया एंड जापान का वॉर। अब सोच के देखो जरा सा, जब भी वॉर होता है तो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज मूव टुवर्ड्स द बॉर्डर एरियाज। तो इसमें क्या हुआ कि जितने भी वर्कर्स वगैरह हैं सबको जाके वॉर लड़ना पड़ रहा है, और जितने भी बेसिक आइटम्स है, खाने पीने की चीजें, वो भी वॉर साइड में, बॉर्डर एरिया में लड़ रहा है। अगर आप रसिया और ये देखोगे तो रसिया इतना बड़ा और जापान इतना सा, और ये इवेंट इतना मेजर है, ट्रस्ट करो जापान जीत गया था, और ये हमारे भी कंट्री को क्या किया था, एक मेजर इंस्पिरेशन देने का काम किया था। रसिया इतना बड़ा, जापान इतना सा, और जापान ने इनको हरा दिया। तो खैर इस पे हम लोग आते हैं। इस वॉर के कारण जो भी वर्कर्स थे वो रसिया साइड में चले गए, जो भी रिसोर्सेज थे वो रसिया साइड में चले गए। अब अगर मान लो कोई वर्कर है, ट्रेन के लिए उसको आयरन की जरूरत है, वो ट्रैक्स वगैरह बिछाने का काम कर रहा है। सोच के देखो, वर्कर्स ज्यादा चले गए तो पीछे से आयरन जो प्रोड्यूस कर रहे थे, जो भी इस ट्रैक्स वगैरह, क्या वो बना पाएंगे? वहां पे भी कम वर्कर्स हैं।
तो यहाँ पे भी जो है अल्टीमेटली मार्केट में वर्कर्स भी कम है और डिमांड भी कम हो गया है, क्योंकि कंजम्पशन नहीं है। जैसे पहले जो है रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए 10 लोग थे, अभी यहाँ पे जो सिर्फ 5 ही लोग हैं, तो भाई 5 लोग कितना काम करेंगे, तो उनका कंजम्पशन नहीं हो पा रहा है। तो सम हाउ वो इम्पैक्ट करता है लोगों के वेजेस पे, क्योंकि लोगों को फ्री में बिठा के तो नहीं देंगे ना। अब अगर मान लो सीमेंट है ही नहीं और यहाँ पे जो है कुछ दीवार खड़ा करना है, तो फिर कैसे खड़े करें, तब तक वर्कर को बिठा के रखेंगे। तो सम हाउ लोगों के वेजेस में 20% की कमी आ गई और फूड के एसेंशियल आइटम में जो है बहुत ज्यादा बढ़। अब इसके कारण वर्कर्स दुखी थे। अब जो कोई भी वर्कर्स के फेवर में काम करेगा तो उनको ही सपोर्ट करेंगे। तो इस टाइम पे देखा गया जो एसोसिएशंस होते थे, एसोसिएशन में मेंबरशिप बढ़ने लगा, वर्कर्स का मेंबरशिप। ऐसे ही 1904 में एक नया एसोसिएशन बना जिसका नाम था असेंबली ऑफ वर्कर्स। एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना असेंबली ऑफ वर्कर्स, कहां पे, सेंट पीटर्सबर्ग में, सेंट पीटर्सबर्ग। इसके फाउंडर थे, फाउंडर का नाम था फादर गैपोन, इनके फाउंडर थे। इन्हीं असेंबली के 4 मेंबर थे, 4 मेंबर। उनको क्या हुआ कि एक फैक्ट्री था जिसका नाम था पुटलिव आयरन वर्क्स, वहां से निकाल दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। तो इस डिसमिसल के कारण जो है इन वर्कर, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर थे, ठीक है, वर्कर्स पार्टी के मेंबर थे, पार्टी नहीं कहेंगे, एसोसिएशन कह लो, एसोसिएशन के ये मेंबर्स थे। तो इन्होंने क्या क्या स्ट्राइक कॉल किया और इनको सपोर्ट के लिए, इनके सपोर्ट के लिए विद इन फ्यू डेज लगभग 1.1 लाख वर्कर्स केम। इतने लोग आके क्या किए, स्ट्राइक करने लगे। अब स्ट्राइक में डिमांड क्या था, डिमांड ऑब्वियस सी बात है यही रहेगा, एक तो वर्किंग आवर कम करो, हमारा 8 आवर करो वर्किंग आवर, दूसरा हमारा वेज बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ, तीसरा वर्किंग कंडीशन सही करो, वर्किंग कंडीशन बेहतर करो। इसी तरीके का डिमांड था। और इस स्ट्राइक को लीड कौन कर रहा था, स्ट्राइक को लीड करने वाले थे फादर गैपोन। तो उनको भी पता था कि एक तो रसिया ऑटोक्रेटिक कंट्री है, सो ईच एंड एवरी डिसीजन टेकन बाय द वन पर्सन, दैट इज जार। तो इनको लगा कि भाई यहां से तो काम चलेगा नहीं, दे स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स दी, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग में ही राजा का जो है ऑफिशियल रेजिडेंस भी था जिसका नाम था विंटर पैलेस। तो ये चले गए कहां पे, विंटर पैलेस स्ट्राइक करने। विंटर पैलेस जो कि क्या था, ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ जार, राजा का ऑफिशियल रेजिडेंस था। यहां पे जब गए, अब सोचो यार 1.5 लाख लोग अगर जाएंगे तो फिर हालत क्या होगा। इसलिए जो है वहां पे पुलिस जो थी, पुलिस प्लस कोसैक्स का मतलब जो घोड़े पे बैठने वाले पुलिस होते हैं, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, अटैक कर दिया स्ट्राइक वालों पे, अटैक कर दिया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि लगभग 100 वर्कर्स किल्ड और लगभग 300 वर्कर्स जो है वाउंडेड, मतलब घायल हो गए। लगभग 100 लोग मारे गए और 300 वर्कर्स जो है घायल हो गए। इस पर्टिकुलर इवेंट को बोला गया ब्लडी संडे। इसको क्या बोला गया, ब्लडी संडे। इस एक इंसिडेंट ने पूरे रसिया को इंस्पायर किया। पूरे रसिया में इस एक इंसिडेंट के कारण जो है छोटे मोटे स्ट्राइक्स फैल गए। इसके कारण क्या हो, ऑल ओवर रसिया। होता क्या था, होता यह था कि जैसे एग्जांपल के लिए
लोग, बच्चों ने, जो स्टूडेंट थे, यूनिवर्सिटीज को क्लोज करने लगे, यूनिवर्सिटीज को इसको क्लोज करने लगे, बंद करो, नहीं जाना है स्कूल। सिविल पीपल जो थे, सिविल लिबर्टी की बात करने लगे कि हमें आजादी मिलनी चाहिए। और जो डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे सबने अपना यूनियन फॉर्म करने लगे। उन यूनियन का भी यूनियन फॉर्मेशन होने लगा। और इनका डिमांड क्या था? सिर्फ एक चीज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दो। अब इतना मैसिव लेवल ऑफ रिवॉल्यूशन देखकर, यानी कि थ्रू आउट दी रसिया ये चीजें हो रही थी, फाइनली 1905 में जार ने अलाउ कर दिया टू फॉर्म अ कंसल्टेटिव, मतलब कंसल्ट करेंगे उससे पार्लियामेंट हम अपने टर्म में जानते हैं, बट वहां के टर्म में इसको बोला जाता है ड्यूमा। क्या बोला जाता है? ड्यूमा। अब आप देखो, इसके पहले क्या था? गवर्नमेंट टोटली रूल्ड बाय द जार। नाउ फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट चेंज हुआ, अब पार्लियामेंट आ गया। दैट इज द रीजन इस पूरे इवेंट को बोला जाता है 1905 का रिवॉल्यूशन। जो मैंने कई बार बोला है, रिवॉल्यूशन टर्म ही रिप्रेजेंट कर रहा है एक बदलाव, और वो बदलाव क्या है? गवर्नमेंट लेवल पे बदलाव। तो इन्होंने बदलाव किया, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, जब ये सारा काम थोड़ा सा जब शांत हुआ, तो इन्होंने कहा कि जितने भी ट्रेड यूनियन तुम लोगों ने बनाया था, राजा का कहना है, जितने भी तुमने ट्रेड यूनियन बनाया था, जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स ने अपनी कमेटी बनाई थी, ये सारे के सारे क्या है? अनऑफिशियल थे। भाई कहीं पे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन या कहीं गवर्नमेंट ने तुमको अलाउ किया था? नहीं। तो इनके ऊपर जो है सीवियर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, सीवियर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया जो ट्रेड यूनियंस वगैरह फॉर्म किए थे। आगे जो ड्यूमा बना, तो ड्यूमा में जो मेंबर्स थे, इन्होंने शुरुआत में ही क्या किया? शुरुआत में ही क्वेश्चन कर दिया अथॉरिटी ऑफ किंग, मतलब किंग के पावर के बारे में, मतलब इनका पावर भी क्या करो? रिड्यूस पावर, इनके पावर को कम करो। तो भाई इससे हुआ क्या? राजा ने विदिन 75 डेज में ही ड्यूमा को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। कैंसल्ड ड्यूमा को कैंसिल कर दिया और वापस से री इलेक्शन कराया विदिन 3 मंथ री इलेक्शन। अब एक बात समझना, जब इस बार इन्होंने री इलेक्शन करवाया, ठीक है, री इलेक्शन करवाया, तो वोटिंग था, वोटिंग लॉज में थोड़ा बदलाव किया। वोटिंग लॉज को इस तरीके से हैंडल किया, वोटिंग लॉज को इस तरीके से मैनेज किया कि ज्यादातर मेंबर्स जो है कौन चुन के आए? मेंबर्स जो है ज्यादातर कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। अब कंजर्वेटिव का मतलब क्या था? कंजर्वेटिव आपको पता होगा, वो जो राजा वगैरह के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट करते हैं, उसके ज्यादा अगेंस्ट नहीं, तो कंजर्वेटिव ज्यादा मेंबर चुन के आ गए। और जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे इस लॉ के अंतर्गत, लिबरल्स एंड रेडिकल्स केप्ट आउट, एक तरीके से उनको बाहर रखा गया, ठीक है। लिबरल्स और रेडिकल्स क्या थे? इनको बाहर रखा गया, ठीक है। आई होप कि आपको 1905 का रिवॉल्यूशन समझ में आया, वो ये था मेन कंटेक्स्ट। तो अगर क्वेश्चन में आता है कभी एग्जाम वगैरह में कि ब्लडी संडे, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दी 1905 रिवॉल्यूशन। ब्लडी संडे का अगला एक्सटेंशन है 1905 रिवॉल्यूशन, ठीक है। और जब रिवॉल्यूशन की आप बात ही कर रहे हो, तो अगेन उसमें जो चेंज है गवर्नमेंट लेवल पे चेंज, उसकी बातें करते हैं। तो इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
एंड रशियन एम्पायर। तो इसको समझते हैं। बेसिकली हमें पता है 1905 में जो है ड्यूमा बन गया है। 1905 में ड्यूमा बना और तब से लेके ये काम कर रहा है। ड्यूमा के ज्यादातर मेंबर कौन है? कंजर्वेटिव्स। तो ये तो वही हैं जो राजा को सपोर्ट करते हैं। तो तब से लेके काम तो ठीक ठाक कर रहे थे 1914 तक। ठीक है, 1914 में सिचुएशन क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अब अगर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को देखें तो ये दो ग्रुप मेजर थे, एक था सेंट्रल और दूसरा था एलाइड। सेंट्रल में आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की कंट्री ये थे। और एलाइड में जो है ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया ये पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब इसको वर्ल्ड वॉर बोलने का रीजन ये था कि जितने भी ज्यादा था उस टाइम पे जो यूरोपियन कंट्रीज थे, इन सभी के कॉलोनीज थे और हर एक कॉलोनीज में भी वॉर चल रहा था। कॉलोनीज में भी वॉर चल रहा था। सो कह सकते हैं कॉलोनी मतलब काइंड ऑफ ग्लोबल एम्पायर। ग्लोबल एम्पायर तो कहीं ना कहीं हर जगह वॉर चल रहा था, पूरे वर्ल्ड में चल रहा था। दैट इज द रीजन इट वाज गिवन नेम ऑफ वर्ल्ड वॉर। तो ये हो रहा था। शुरुआत में इनिशियली सिचुएशन ये था, लोगों ने सपोर्ट किया राजा को कि हमारा राजा ऐसे कैसे हार सकता है, भाई कोई दिक्कत नहीं। जर्मनी इवन सपोर्ट ऐसे शो करता है, इनिशियली सपोर्ट ऐसे देखा जा सकता है कि सेंट पीटर्सबर्ग जो नाम था, सेंट पीटर्सबर्ग जो नाम था उसको चेंज कर दिया गया। रीजन ये था ये एक जर्मन नेम था, तो इसको चेंज करके क्या रख दिया गया? पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड ये रशियन नेम था। इन्होंने क्या किया? सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज कर दिया। तो इट शोइंग की जो है पब्लिक जो है राजा को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ज्यादा लंबे तक नहीं। रीजन ये था कि कुछ ही समय बाद जो जार थे, कुछ बातों से पब्लिक का ट्रस्ट ब्रेक हुआ। उसका सबसे पहला रीजन ये था कि जार ने जो है ड्यूमा से कंसल्ट करना बंद कर दिया। दे रिफ्यूज टू कंसल्ट विद ड्यूमा। अब ड्यूमा से कंसल्ट कर नहीं रहे, वो भी ड्यूमा के जो मेजॉरिटी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उनसे कंसल्ट कर नहीं रहे, अपने मन से सब कुछ किए जा रहे हैं। दूसरा रीजन ये था कि जो इनकी वाइफ थी जारीना अलेक्जेंड्रा, इनको माना जाता है कि ये जर्मन ओरिजिन की थी। तो लोगों को लगता था कि राजा जो है अपने ससुराल पे तो अटैक नहीं करेंगे ना। तो एक तो ये, दूसरा इनके जो एडवाइजर थे, एडवाइजर रासपुतीन, इनको माना जाता था कि ये पुअर सही एडवाइजर नहीं है। तो जिसके कारण एक तो पब्लिक जो है जार से थोड़ा सा इनका ट्रस्ट ब्रेक हो रहा था। और उसी में जो वॉर का टाइम था, वॉर के टाइम में आप वॉर को ऐसे इमेजिन करो, देखिए वॉर में मेजर ये जर्मनी है, ये है जर्मनी, इसके नीचे ऑस्ट्रिया, ठीक, टर्की वगैरह को छोड़ देते हैं, पहले रसिया से वॉर करवाना है। ये है रसिया दोनों से बॉर्डर शेयर कर रहा है। इधर साइड में है फ्रांस, नीचे साइड में है फ्रांस। अब बात समझो आप, ये इनका है ईस्टर्न फ्रंट, ये है इस साइड वाला ईस्टर्न, जर्मनी के ईस्ट में ईस्टर्न फ्रंट, और ये है इनका वेस्टर्न फ्रंट, वेस्ट वाला। तो जो जर्मनी के फाइटर थे, आर्मी, ये इधर तो जा ही नहीं पा रहे थे ढंग से। उसका रीजन ये था कि इस वाले जोन में बड़े बड़े ट्रेंचेस थे, बड़े लंबे ट्रेंचेस थे। जैसे ट्रेंच का मतलब एक तरीके से खाई टाइप का, छोटा छोटा खाई था। तो इधर वाले फ्रांस वाले जो आर्मी थे वो खाई में छिपके तो लड़ रहे थे, तो ये इधर ज्यादा मूव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो जर्मनी के फोर्स आर्मी थे ईस्टर्न साइड में, ये इधर मूव कर रहे थे कंटिन्यूअस।
रसिया की आर्मी अच्छे से बैटल मतलब कि इनको रोक नहीं पा रही थी, नॉट एबल, रशियन आर्मी नॉट एबल टू फाइट, ढंग से फाइट नहीं कर पा रही थी। उसका रीजन कई सारे थे। सबसे पहला रीजन ये था कि जो जर्मनी था वो बहुत ही उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी भी था, स्ट्रॉन्ग पावर भी था। इवन आप अंदाजा लगा सकते हो, यहां पे बाल्टिक सी है, एक बाल्टिक सी, बाल्टिक सी, इसको पूरा कंट्रोल कर रखा था। तो रसिया में जाने वाला जो सप्लाई था बाल्टिक सी से, कोई भी सप्लाई उसको रोक दिया। पहला चीज, कोई सप्लाई नहीं इधर से मेजर, क्योंकि जो उस टाइम पर अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डेवलप्ड अगर नेशन था वो तो वेस्टर्न ही थे, यूरोप ही था। तो जो भी रसिया के इंडस्ट्री के लिए सामान चाहिए, सामान वो जाते थे ऐसे ही इधर से, अब इधर से आ नहीं पा रहा है। तो इस सप्लाई के फुलफिल ना होने के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल कह लो, इनका मिलिट्री और इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, ये दोनों ही क्या हो गया, इकोनॉमी बर्बाद हो गया, कोलैप्स। मतलब समझो ये हुआ क्या, जैसे आप अंदाजा लगा लो कि 1916 में 1916 में इनका जो रेलवे लाइन था वो कोलैप्स कर गया। तो इनके जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सब डिसइंटीग्रेट होने लगे, सब के सब डिसइंटीग्रेट। उसका रीजन समझो आप, कोई भी आप इंडस्ट्रियल आइटम, जैसे एक वो बना रहे हो, टैंक ही बना रहे हो अगर, तो टैंक बनाने के लिए मेटल वगैरह चाहिए, मशीन वगैरह, उस मशीन और मेटल की सप्लाई तो इधर से आना था ना, वो तो आ ही नहीं रहा। साथ में जो भी एक प्रोडक्ट बन चुका है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, उसके मेंटेनेंस की भी तो जरूरत पड़ता है। उस मेंटेनेंस के तो रॉ मटेरियल सप्लाई कट करने के कारण जो है ये इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये झेल रहे थे। इधर इनकी आर्मी कंटिन्यूअसली जो है इधर की तरफ मूव कर रही थी। अब आप सोचो कि ये एक तरीके से रसिया का डिफीट था, और इतना मतलब हॉरर था वो कि लगभग इस वॉर में, इन दिस वॉर लगभग 7 मिलियन आर्मी, वो भी रसियन आर्मी डाइड। और कब, 1914 से लेके 16 के बीच में, विद इन 2 ईयर्स। अब जो आर्मी जो बच गए, जब ये विड्रॉ करने लगे, जो आर्मी विड्रॉ कर रही थी रसिया की, विड्रॉ कर रही थी, अब आप सोचो रसिया की आर्मी जब विड्रॉ कर रही थी, तो ये लोग जो इनका क्रॉप था ना, जो भी इस एरिया में, जो इस वाले रीजन में जो क्रॉप्स वगैरह थे, क्रॉप्स हो गया, बिल्डिंग, इन सबको क्या करने लगे, डिस्ट्रॉय करने लगे। रीजन आप खुद ही सोच लो। इनका सोचना ये था कि अगर जो एनिमी आर्मी है वो अगर एंटर किए हमारे कंट्री के अंदर, तो उनको पहली बार छुपने का जगह नहीं मिलना चाहिए, और उनको सर्वाइव करने का ऑप्शन नहीं मिलना चाहिए। उनको खाना खाने के लिए, मतलब अगर हम लोग क्रॉप छोड़ देंगे तो ये खाना खा के और अंदर कंटिन्यूस आते जाएंगे ना, हमें ये नहीं करने देना है। उनको कहीं से भी शेल्टर नहीं प्रोवाइड करना है, कहीं से भी उनको खाना नहीं मिलना चाहिए। दैट इज द रीजन ये डिस्ट्रॉय करते हैं। अब इस डिस्ट्रक्शन के कारण अपने ही कंट्री में लगभग 3 मिलियन रिफ्यूजी हो गए इन रसिया में ही रिफ्यूजी हो गए। तो आप वॉर का डिस्ट्रक्शन समझ लो कितना हैवी डिस्ट्रक्शन लेके आता है। तो ये समझ में आया आपको कैसे क्रॉप खराब करना। तो ये इधर तरफ जा रहे थे, आर्मी की कमी था, ठीक है। और यहां पे एक चीज और, इन सारी चीजों के कारण जो है कहीं ना कहीं पब्लिक का जो गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट था, पब्लिक ट्रस्ट ऑन गवर्नमेंट ब्रेकडाउन। इसके अलावा क्या सिचुएशन था, एक और जनरल लाइफ सिचुएशन आप वो भी समझ लो। सोसाइटी में जितने भी एबल्ड पीपल थे, एबल्ड पीपल मतलब ठीक ठाक जो लोग थे, इनको कहां भेज दिया गया, मूव फॉर वॉर, इनको वॉर लड़ने के लिए भेज दिया गया। अब ये वॉर में जाने के कारण जो है, इनका वॉर में जाना, इंडस्ट्रियल कोलैप्स क्यों होगा, जो मैंने कहा ना
इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कोलैप्स होने का रीजन एक और ये भी था कि ज्यादातर जो एबल पर्सन थे वो यहां चले गए। इसके कारण जो है शॉर्टेज ऑफ लेबर हुआ, शॉर्टेज ऑफ लेबर। जब लेबर का शॉर्टेज हो गया तो जो एसेंशियल चीजों का प्रोडक्शन था, एसेंशियल प्रोडक्ट सप्लाई, ये जो भी इसका फैक्ट्री था वो भी क्या हो गया, फैक्ट्री शट डाउन। जो भी अवेलेबल फूड था, जो भी अवेलेबल फूड था वो मूव टुवर्ड्स वॉर एरिया, वॉर एरिया, वॉर एरिया में मूव हो गया फूड। तो ना तो एक तो फूड, ना तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है यानी फूड की कमी है, तो फूड का प्राइस क्या होगा, हाई। ना ही वर्क है क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह शट डाउन है, अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसका ये चीज अब फ्रीक्वेंटली देखने को मिल जाता था कि एक छोटे मोटे ब्रेड के शॉप पे भी, एक जो ब्रेड का शॉप है वहां पे भी 1916 तक, 1916 आते आते ब्रेड के शॉप पे भी राइट्स वगैरह देखने को मिल जाता था। ठीक है, यानी कंट्री कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड है, राइट्स वगैरह हो रहे हैं हर एक जगह पे, छोटे मोटे शॉप में भी लोगों के शॉप को लूट लिया जा रहा है ना। तो ये सिचुएशन था। अब ये लीड करता है उस इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन का जिसको हम लोग बोलते हैं फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन, जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन एम्पायर के बारे में ये वाला कहानी समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी सारी बातें कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू।